जी अंशिका, गुड इवनिंग। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी अंशिका, तो कल आपको इंटीग्रेशन का मैंने एक दो फॉर्मूला सिखाया था, राइट? यस सर। ठीक है, हम इंटीग्रेशन का सीखते हैं, उसके बाद फिर तुम्हारे फिजिक्स पे कुछ कुछ टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, इंटीग्रेशन में एक दो और चीजें याद रखिएगा कि इफ इन केस ऑफ इंटीग्रेशन, एक फॉर्मूला तो आपको ये था, मैं रिपीट कर देता हूँ कि dx का इंटीग्रेशन वाज x, द अनदर फॉर्मूला वाज लाइक दिस, x टू द पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, राइट? यस सर। अगर मान लो कि इफ देर इज अ कांस्टेंट विथ प्रोडक्ट, सॉरी विथ वेरिएबल इन प्रोडक्ट, तो उस केस में अगर मान लो ऐसे देर इज सम कांस्टेंट, लेट्स से कि वी हैव अ कांस्टेंट k x टू द पावर n dx, तो आपने जो काम डिफरेंशिएशन में किया था वही काम आप यहाँ पर भी करेंगे। You will keep the constant as it is and you will only integrate this variable part, that is x to the power n plus 1 upon n plus 1। ठीक ओके। है ना? You don't need to do anything with the constant। अगर मान लो कि कहीं पर ऐसा हो कि सिर्फ ऐसा भी होता k dx, तो भी k as it is रहता और dx का इंटीग्रेशन would have been x। ठीक है? अच्छा, ओके। है ना? तो you just need this integration of these kind of algebraic polynomials, that's it। इसमें एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो हम कल पूरी बात नहीं हो पाई थी, तो सुन लीजिए। डेफिनेट इंटीग्रल या डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन का मतलब है कि व्हेन द लिमिट्स आर डिफाइंड। देखो, इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब है कि कंबाइन करना, ऐड करना। ठीक है? कंबाइन करना या ऐड करना, है ना? तो हम किसी भी क्वांटिटी को किस वैल्यू से लेके किस वैल्यू तक ऐड करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूं कि एक्स स्क्वायर, इट्स अ वेरिएबल क्वांटिटी, और मैं आपसे कहूं कि एक्स की सारी वैल्यूज ऐड करो बिटवीन 0 to 1, तो इसका मतलब है कि 0 से 1 तक के बीच में जो भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है उसमें एक्स एक्स में वो पुट करते जाओ और उसको ऐड करो, यही तो मतलब हुआ। तो वी कैन हैव एनी लिमिट इन विच वी नीड टू इंटीग्रेट अ गिवन फंक्शन या गिवन वैल्यू। तो अगर ऐसा इंटीग्रेशन हो कि उस केस में सर लिमिट्स डिफाइंड हो, मतलब नीचे लिखा हो कुछ इनिशियल लिमिट, ऊपर लिखा हो कुछ फाइनल लिमिट, मतलब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, मींस कहां से कहां तक कंबाइन करना है या कहां से कहां तक सम करना है। ठीक है? तो सच एन इंटीग्रेशन इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसमें कुछ नहीं करना होता। देखो, फॉर्मूला तो इंटीग्रेशन का दोनों में सेम होगा, वेदर इट बी डेफिनेट और इनडेफिनेट डजंट मैटर। ये तो हम एज इट इज लिख देंगे। बस एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है कि यहाँ पर आपको लिमिट्स पुट करनी होती है ना? आपको पहले x में अपर लिमिट, क्योंकि x इज द वेरिएबल, तो x की जो अपर लिमिट है दैट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ x माइनस ऑफ x की इनिशियल वैल्यू। मतलब x को पहले आप रिप्लेस करो उसकी अपर वैल्यू से, फिर उसको रिप्लेस करो बाय इट्स लोअर वैल्यू। क्या करेंगे मतलब? और याद रखिए कि लिमिट विल बी प्लेस्ड ओनली इन द वेरिएबल क्वांटिटी, बिकॉज ये जो वैल्यूज हैं x टू द पावर xf या xi, these are the values of the variable, not of the power, right? तो आप क्या लिखेंगे? x फाइनल टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन एज इट इज, माइनस ऑफ, आपको पहले अपर लिमिट रखना है, उसके बाद माइनस साइन लगा के फिर यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द लोअर लिमिट। और लोअर लिमिट आप क्या रखेंगे? लोअर लिमिट आप रखेंगे x इनिशियल टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है? दिस इज हाउ यू विल इंटीग्रेट द डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है? ओके। कुछ नोट करना है तो नोट करो, एग्जांपल्स लेते हैं इस पे। ओके, डन सर। ओके, जैसे एक इंटीग्रेशन आप करिए तो एक्स स्क्वायर dx from x is equal to 2 to x is equal to 3, you have to evaluate this integral।
Sir, is it 19/3? Let me check. X square का integration would be x cube by 3. 2 2 3 है ना? So you Yes, need to sir. put the value of x, the upper limit of this x in this place of x. Replace this x by its upper limit. So you will write it as 3 whole cube divided by 3 minus of 2 whole cube divided by 3. 1 3 and one another 3 will cancel out. So this will become 9. And 9 minus of 8 by 3. So 21. Yeah, 27 minus of 8 is equal to what? 19 by 3. Yes, you are right. Yes, sir. अच्छा, इसमें ही अगर ऐसे हो कि if it is more than one term in the case of integration also, for example मान लो कि ये 4x square plus of x dx का इंटीग्रेशन आपको करना है from 1 से 2 तक. अब क्या करेंगे? तो सर एक बात याद रखिए कि अगर बीच में प्लस साइन हो या माइनस साइन हो तो जो काम हमने डिफरेंशिएशन में करा था द सेम वी विल बी डूइंग हियर आल्सो. डिफरेंशिएशन में भी हमने क्या किया था? वी सेपरेटेड द टर्म्स. इन द सेम वे इंटीग्रेशन में भी विल सेपरेट द टर्म्स. ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको? आप ऐसे लिख सकते हो 4x स्क्वायर dx प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx dx from 1 to 2 from 1 to 2. Did you understand? Okay, we have to just separate the terms. Yes, you just have to separate the terms. Differentiation और integration में ये rule same है. अब 4 is a constant, it will be kept as it is. X square का integration would be x cube by 3 from 1 to 2. Plus of x dx का integration would be x square by 2 again from 1 to, and just put the limits. We can write it as 4 by 3, 2 का cube minus of 1 का cube plus of x square means 2 का square divided by 2 minus of 1 का square divided by 2. Simplify this, you will get the final result out of it. Okay. Note कीजिए. Yes, sir. Done? Sir, just a second. Okay, no issue. Yes, sir. ठीक. अब देखिए एक और क्वेश्चन जो आप ट्राई करेंगी और जल्दी से करेंगे, और क्वेश्चन ऐसा है कि x स्क्वायर बाई 4 minus of 1 plus of x dx you have to just integrate it from 0 to 2. जल्दी से. Okay. Sir, this is -1. So minus dx का integration हो जाएगा ना? Hello? हाँ जी माइनस dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, बिकॉज दिस वन विल बी सिंपली मल्टीप्लाइड विद dx, तो आपको सिंपली dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा वो. Okay. हो गया.
सर 2 raised to power 4 minus 6x plus 3x square upon 6. मे बी यू राइट। चलो एक्स स्क्वायर बाई 4, तो ये सिंपली आपने ऐसे लिखा होगा 1/4, और देख लो जल्दी से मैं कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपने लिखा होगा x³/3 विद द प्रॉपर लिमिट्स ऑफ 0 to 4। इसका आपने लिखा होगा माइनस ऑफ dx का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 to 4, सॉरी 0 से 2, एंड प्लस ऑफ x dx का इंटीग्रेशन आपने किया होगा x²/2 फ्रॉम 0 से 2। एम आई राइट बेटा अंशिका? Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो ये आपने लिखा होगा 1/4, तो 1/12 x³ का इंटीग्रेशन दैट इज 8। अपर लिमिट हमने पुट कर दिया, माइनस ऑफ लोअर लिमिट विल बी 0। यहाँ पर 2 माइनस ऑफ 0 इज सिंपली 2 प्लस ऑफ x² दैट इज 4/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा सर, जो भी आ जाएगा यही आया है आपका। अब इसको सिंपलीफाई करके जो भी आ जाए उससे हमें मतलब नहीं। ये फाइनल आया है आपका रिजल्ट Okay. बेटा? देख लो सर फाइनल इक्वेशन ऐसी बनी है मेरा आया जी। 3x square minus 6x plus 16 upon 6. So I think सर सिंप्लीफाई करके आ जाना चाहिए। पर सर मेरे तो x की टर्म्स नहीं में आ नहीं रहा नहीं नहीं, रिजल्ट तो सेम ही आना चाहिए ना बेटे। है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो x³/3 आएगा। यस सर। ठीक है, और माइनस ऑफ 1 मतलब इसको आपने ऐसे किया होगा ना, इसके बाद का स्टेप आपने ऐसे किया होगा x²/4 dx माइनस ऑफ dx प्लस ऑफ x dx। ये आपने लिखा होगा फ्रॉम 0 से 2, 0 से 2 एंड 0 से यस 2। सर। यस सर। ठीक है, तो देखो कहीं पर आपने सिंप्लीफिकेशन में कुछ गलती की होगी। अगर आपने ये सही किया है, ये वाला स्टेप देख लो, ये वाला स्टेप आपका सही है, यानी बाकी यस तो सर ये भी ठीक है। सिंप्लीफिकेशन है। इफ इट इज करेक्ट देन सिंप्लीफिकेशन को एक बार फिर से देख लेना। ओके। ठीक है, चलो यस लेट्स नाउ स्टार्ट डिस्कसिंग फिजिक्स पार्ट। अब देखो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किया है, तो अब देखो जाहिर सी बात है कि हम बहुत सारी चीजें तो नहीं कर सकते। यस सर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि मतलब इतने छोटे से प्रोग्राम में अपन क्या कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि मैं कुछ कुछ बातें बताता हूँ आपको, कि जैसे देखो इस वाले चैप्टर में आपका जो इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन है बाय इंटीग्रेशन मेथड, वो आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आपको आता है वो ड्राइव करना? यस सर एंड सर मुझे आपको एक बात बतानी थी। जी। सर मेरे ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे बट 40 मार्क्स एमसीक्यूज एंड 40 मार्क्स थ्योरी। सो ये पैटर्न रहेगा पेपर का। तो देखो एमसीक्यू में एज सच वो कुछ अजूबा एमसीक्यू नहीं बनाएंगे वो। यही एमसीक्यू जो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ऐसे पूछ लेंगे भाई व्हाट इज द यूनिट ऑफ, जैसे मैं एक एग्जांपल बहुत बेसिक सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। अब उसके साथ 4 ऑप्शन देते, तो ये भी एमसीक्यू है। यस सर बट एमसीक्यू का लेवल बहुत हाई होगा। किसने बोला है? सर टीचर ने बोला है, वैसे भी हाफ ईयरली में भी अरे काफी हाई था लेवल। मुझे भेज देना वो क्वेश्चन की कितना हाई था, मुझे भी, मैं भी देख लूं भाई कि कितना सर हाई है था। क्वेश्चंस। है ना? मुझे तो नहीं लगता कि स्कूल क्वेश्चन। वाले इतना हाई लेवल पे जाते होंगे हाँ सर या इतना जा हाई सकते लेवल हैं। तो नहीं मतलब Obviously मेरे they लेवल से cannot तो go बहुत ही to the हाई था। entrance level, right? They cannot make a paper of JEE mains level, ठीक है, ये ऑब्वियसली ओलंपियाड सर। लेवल है ना। तो उसका उससे तो बहुत कम लेवल होगा ना। ठीक है, खैर चलो मैं कुछ कुछ चीजों पे बात करता चलूं जल्दी जल्दी। वो एमसीक्यू ये है कि भाई 50 मार्क्स का एमसीक्यू है आपका, जिसमें डेफिनेशन वेफिनेशन का कोई मतलब रटने की काम नहीं है। अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा चीजों को सही से पढ़ लिया तो वो 50 मार्क्स के एमसीक्यू से ही पास हो जाएगा। 40। अच्छा 40, तो 40 उसमें अगर 30 भी आ गए तो बाकी तो कहीं और से आ ही जाएगा ना मार्क्स। थ्योरी में कुछ तो आ जाएगा, मतलब जो सब्जेक्टिव टाइप से। बट सर केवल 5 ही थोड़ी ना है ना। हाँ वाह मेरे बेटे मेरे लाल, मतलब आखिरी वक्त में आगे तुमको टॉप करना नहीं। सर बट एटलीस्ट ये तो हाँ नहीं है ना कि केवल पासिंग मार्क्स पे रहना है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो लिमिटेड टाइम हमारे पास है उसमें हम क्या कर सकते हैं ये बताओ। सर हाँ मेन जी मेन काम। टॉपिक्स करवा दीजिए प्लीज। सर मैं बहुत हाँ तो टाइम से वही तो मैं, ट्यूटर ढूंढ रही हूँ एंड मैंने निष्कर्ष सर से भी कितने दिनों पहले बात करी थी। कल उन्होंने ट्यूटर ही चेंज कर दिया सर, मेरा वो भी टाइम वेस्ट हो गया। अच्छा नए वाले ट्यूटर ने पढ़ाया था आपको? यस सर। खैर तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताओ कौन कौन सा टॉपिक है। या तो एक तरीका हो सकता है कि मैं अपनी तरफ से कोई टॉपिक बताऊं, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप मुझे बताएं कि कौन कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता, जो आपको लगता है कि मतलब कोई करा दे। सर चैप्टर 5 एंड चैप्टर 10 हैव द मैक्सिमम वेटेज। ओके, चैप्टर 5 का नाम बताओ, ऐसे मुझे चैप्टर वाइज याद नहीं रहता, नाम क्या है? सर जस्ट अ सेकंड। जस्ट चेक।
The laws of motion. लॉज ऑफ मोशन हैज मैक्सिमम वेटेज। ठीक है, चलो लॉज ऑफ मोशन में, अच्छा एक बात और मैं कंफर्म कर लूं पहले आपसे कि आपको स्कूल के टीचर ने आपको ये बताया कि देखो इस साल कुछ सिलेबस में ना कुछ डिडक्ट भी हुआ है। Yes, sir. ठीक है, जो लास्ट, तो उसमें आपको ऐसा कुछ बताया गया है कि जो लास्ट ईयर सिलेबस था वही आप लोगों का वो फॉलो करेंगे, या इस साल जो डिडक्शन के बाद का सिलेबस है वो फॉलो करेंगे? सर डिडक्शन के बाद का सिलेबस फॉलो हुआ है। ठीक है, डिडक्शन के बाद का सिलेबस अगर फॉलो हुआ है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि लॉज ऑफ मोशन में, लॉज ऑफ मोशन में अगर आप देखें तो आपके जो टॉपिक्स हैं, एक मिनट, लॉज ऑफ मोशन में intuitive concept of force, inertia, Newton's first law of motion, momentum, and Newton's second law of motion, impulse, Newton's third law of motion, ये सब हटा दिया है। Okay. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फोर्स का डेफिनेशन हट गया है, इनर्शिया हटा दिया है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हटा दिया है, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हटा दिया, मतलब पूरा का पूरा न्यूटन लॉ ही हटा दिया, तो फिर क्या उसमें पूछेंगे आपसे? नो सर, फिर डिलीटेड सिलेबस देन फॉलो नहीं हुआ, मैम ने तो सब कुछ कराया ये सब। सब कुछ पढ़ा है, एक बार आप कंफर्म कर सकती हैं अपने टीचर से? यस सर, बट सर अभी ठीक, पॉसिबल नहीं होगा। नहीं नहीं अभी नहीं, मतलब कल परसों में, कल भी पॉसिबल नहीं होगा शायद, कल संडे है तो मंडे में तो कंफर्म कर लेंगी ना? यस सर। ठीक है, 10th चैप्टर का नाम बताओ, इसको अभी फ्लूइड। रखते हैं, फ्लूइड। तो एक काम करते हैं ना, फ्लूइड पे हम बात कर लेते हैं, क्या बोलती हैं? फ्लूइड पे हम बात कर लेते हैं, फ्लूइड पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि उसका कोई लेना देना अभी फिलहाल इतना कोई खास उसमें लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा होगा, तो ये थोड़ा सा इंटरनेट डिफरेंट टाइप का चैप्टर हो जाएगा, तो वो उस पर बात कर लेते हैं। और जब आप कंफर्म कर लीजिएगा लॉज ऑफ मोशन में कि जो जो डिलीटेड पार्ट है वो भी आएगा, तो फिर मैं उसको करा दूंगा। ठीक है बेटे? यस सर। ठीक है, चलो फ्लूइड में अगर हम बात करें तो फ्लूइड में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, फ्लूइड में छोटी छोटी बातों को जल्दी जल्दी समझते चलना, क्योंकि ये जरूरी है। उसके बाद मैं वही चीजें कराऊंगा जिस जिस चीजों से या जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको आएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि मैं इतनी देर में पूरा फ्लूइड तो नहीं कराऊंगा, तो जाहिर सी बात है कि वो टॉपिक कराऊंगा जो जिससे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक आप सुनते चलिए। सबसे पहली चीज, आप फ्लूइड के केस में हमेशा याद रखिए कि फ्लूइड का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो फ्लो करती हो, ऐसा कोई भी स्टेट ऑफ मैटर विच फ्लो, ठीक है, इज नोन एज फ्लूइड। मींस इसका मतलब है कि सर लिक्विड एज वेल एज गैस बोथ कलेक्टिवली इज नोन एज फ्लूइड, राइट? बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से है, उसमें हम लिक्विड को ही सिर्फ पढ़ेंगे। हमारा गैस का डिस्कशन इसके बाद वाले चैप्टर पे, तो इस चैप्टर में सिर्फ हम लिक्विड की प्रॉपर्टी, लिक्विड के बिहेवियर पे बात कर रहे होंगे। और लिक्विड के फ्लूइड में भी हम दो पार्ट में बात करेंगे, एक है लिक्विड जो स्टैटिक हो और दूसरा है लिक्विड जो फ्लो कर रही हो। देखो, अगर आपने किसी कंटेनर में पानी भर के रख दिया तो वो स्टैटिक है ना, वो फ्लो तो नहीं कर रहा है, वो बह रहा है क्या? कोई होल नहीं बनाया आपने, बकेट में पानी भर के रख दिया, बॉटल में पानी भर के रख दिया, तो दैट लिक्विड इज इन इट्स स्टैटिक स्टेट, मतलब वो फ्लो नहीं कर रहा है। बट अगर उसी में आप टैप ऑन कर दें, तो टैप ऑन करेंगे तो जाहिर है कि लिक्विड फ्लो करेगा। उसी बकेट में अगर होल बना दें तो लिक्विड फ्लो करेगा। तो दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस फ्लूइड डायनामिक्स, जिसमें लिक्विड फ्लो करता है। ठीक है, तो दो पार्ट है इसमें बेसिकली, स्टैटिक लिक्विड और फ्लोइंग लिक्विड। स्टैटिक लिक्विड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे, इस पूरे स्टैटिक लिक्विड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे पूछी जा सकती है, वो है बेसिकली आपका बॉयंट फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जिसपे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, बट उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, डेंसिटी, ये सब चीजें आपको पता होंगी, तभी आप इन चीजों को समझ पाएंगे कि भाई बॉयंट फोर्स क्या है, या आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, या मैं आपसे कह लूं पास्कल्स लॉ क्या है। तो ये चीज आप तभी समझ पाएंगे जब आपको ये छोटी छोटी बातें पता होंगी। तो मैं थोड़ी जल्दी जल्दी बात करूंगा। सर सबसे पहली बात, डेंसिटी। डेंसिटी आपको मालूम है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, आपको ये बहुत अच्छे से पता है। इसकी यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। जहां नहीं पता हो ईमानदारी से बोल देना। ठीक यस है, सर। दूसरी चीज आती है मेरे बच्चे, मेरे बेटे, रिलेटिव डेंसिटी, रो आर। दिस इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का क्या मतलब होता है? जाहिर है उसका नाम ही बता रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी का मतलब कि डेंसिटी, किसी की डेंसिटी किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, उसको हम ओके। रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे। तो रिलेटिव वर्ड जब भी फिजिक्स में यूज है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर, कहीं पर भी रिलेटिव वेलोसिटी हो, रिलेटिव डेंसिटी हो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, इसका मतलब है कि भाई एक के रिस्पेक्ट में दूसरा। इसी रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम भी है, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी।
रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी है। इसका मतलब होता है कि डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, कोई भी लिक्विड की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब वाटर की जो डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उसके कंपैरिजन में किसी भी बॉडी की डेंसिटी अगर मैं डिफाइन करूंगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर हो गई बात बेटा? अच्छा, वाटर यस का सर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपने क्यों लिया सर? क्योंकि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है, ठीक है। वाटर का जो बिहेवियर है केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है आपको, एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर करोगे तब भी उसकी डेंसिटी कम होती है, और उससे 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम भी करोगे तब भी उसकी डेंसिटी कम होती है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर होता है जिसपे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। अच्छा, वाटर की डेंसिटी होती कितनी है सर? तो वाटर की डेंसिटी अगर ग्राम में लिखेंगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वाटर की डेंसिटी अगर हम एसआई, इसको याद रखना है आपने, वाटर की डेंसिटी अगर एसआई यूनिट में लिखेंगे केजी पर मीटर क्यूब में, तो कैसे लिखेंगे? तो देखो बेटा, ग्राम का मतलब 10 टू द पावर -3 केजी अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर होता है 10 टू द पावर -2, है ना, मीटर्स का क्यूब। इसका मतलब ये हो गया 10 टू द पावर -3 अपॉन 10 टू द पावर -6। इसका मतलब हो गया 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6। इसका मतलब हो गया 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ये मैंने पूरा सॉल्व इसलिए किया है क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ग्राम सेंटीमीटर में वैल्यू कम है और केजी पर मीटर में ज्यादा कैसे हो गई। तो इसलिए मैंने सॉल्व ही कर दिया कि तुम्हारे दिमाग में ये बात आई ही नहीं। नहीं आया? नहीं सर, ये लास्ट वाला नहीं आया। अच्छा छोटी, मुझे एक बात बताओ, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगी, कैसे करेंगी आप? वन ओके वन सर, ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम? 10⁻³ grams। दैट इज व्हाट आई हैव Oh, रिटन, kilograms। है ना, किलोग्राम्स। एंड व्हाट अबाउट सेंटीमीटर? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ओके, 10⁻²। एंड बिकॉज इट इज क्यूब तो यहाँ का भी क्यूब होना चाहिए। तो 10 टू द पावर -3 अपॉन 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। ओके। इसको, है ना, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा बेटे। तो ये 10 टू द यस पावर सर। 3 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा, यानी बेस सेम है तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा हो कर दो। क्लियर? यस सर। ठीक है। इसका मतलब बच्ची, अगर मैं आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैं आपसे ये कह दूं कि भाई डेंसिटी ऑफ कोई भी बॉडी है, मतलब मान लो मैंने कहा डेंसिटी ऑफ आयरन, या मैं आपसे ये कहूं, ऐसे कहता हूं क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको ऐसे कह दूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज, मान लो 2। अब बच्चा कंफ्यूज कि पता नहीं क्या है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी। हो सकता है उसको रिलेटिव डेंसिटी टर्म पता हो बट ये टर्म नहीं पता हो, तो वो कंफ्यूज हो सकता है। तो खैर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज 2, तो आपसे बोला कि बताओ कि देन फाइंड डेंसिटी ऑफ आयरन, फाइंड डेंसिटी ऑफ आयरन। आपसे बोला कि भाई आयरन की डेंसिटी बताओ, अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 है तो आयरन की डेंसिटी कितनी, कैसे करोगे? सर, 2 is equal to एक मार्क का density of क्वेश्चन है, Fe upon 10⁻³ सिंपल सी बात, बस कुछ नहीं करना। ये तो पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली आप ऐसे लिख लीजिएगा, डेंसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डायरेक्ट आंसर आ गया, छोटी सी बात, खत्म। नोट करना है नोट करो, आगे बढ़ते हैं, एक और डन छोटी सी सर। बात पे डिस्कशन करें। सर डन। ठीक, पॉइंट नंबर नेक्स्ट सर, दूसरी चीज जिसपे हमें डिस्कशन करना चाहिए, दैट इज द प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का वेरिएशन विथ हाइट और डेप्थ। ठीक है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर या प्रेशर ड्यू टू हाइट। ठीक है, प्रेशर ड्यू टू हाइट कह सकते हो या डेप्थ कह सकते हो, प्रेशर ड्यू टू हाइट। तो लिक्विड का जो प्रेशर है ड्यू टू हाइट, उस पर बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा, एक छोटी सी बात याद रखो, जब भी मैं प्रेशर वर्ड कहूंगा ना, तो प्रेशर का बेसिक मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये बचपन से आप जानते हो। थोड़ा बेहतर और अगर मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि फोर्स का वो कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू एरिया, मतलब वो कंपोनेंट फोर्स का जो एरिया से परपेंडिकुलर हो, इसी का दूसरा मतलब होता है प्रेशर। भाई अगर आप किसी सरफेस पे फोर्स ऐसे लगा दीजिए, ठीक है, ये फोर्स लगाया आपने, कुछ थीटा एंगल पे लगाया, थीटा एंगल पे, और ये एरिया ए है, तो आप ये नहीं लिखेंगे यहाँ पर कि एफ बाई ए इज प्रेशर, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको फोर्स का वो कंपोनेंट लिखना पड़ेगा, फोर्स का वो कंपोनेंट लिखना पड़ेगा जो इस सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, जो इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है। तो शायद आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता हो, तो ये फोर्स का वो कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा।
इसको वेक्टर का रिजोल्यूशन कहते हैं, जिसके साथ बने एंगल उस पर कॉस, जिसके साथ नहीं बने एंगल उस पर साइन। मतलब यहाँ पर जब आप प्रेशर लिखेंगे तो प्रेशर लिखा जाएगा एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए। समझिए आप? यस सर। ठीक है, तो खैर बेसिक मतलब ये है कि प्रेशर का मतलब होता है फोर्स बाय एरिया, बट याद रखिए फोर्स परपेंडिकुलर, इसीलिए परपेंडिकुलर डेफिनेशन में भी इसके परपेंडिकुलर टर्म आता है। खैर अब मेरा पॉइंट ये है कि सर एक बात बताइए आप, अगर आप किसी भी लिक्विड को किसी कंटेनर में भर देंगे, ये मान लीजिए कोई लिक्विड है और उस लिक्विड की डेंसिटी, मेरे बच्चे डेंसिटी इज रो। रो क्या चीज है छोटी? डेंसिटी। ठीक है, और मान लीजिए कि इस कंटेनर का ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर। ठीक है, और h इज द हाइट ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कंटेनर। मान लीजिए कि ये जो लिक्विड की हाइट है वो h है। मुझे पहले तो ये बताओ कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड व्हिच इज इनसाइड द कंटेनर? कैन यू फाइंड? वेरी गुड। तो वॉल्यूम हो गया सर हमारा सीधा सीधा a इंटू एच। अच्छा, ये वॉल्यूम है तो इसका कुछ मास भी तो होगा। इतना अगर लिक्विड भर दोगे तो इसका कुछ मास होगा, इसका कुछ वेट भी होगा। नहीं आया? सर 10 सेकंड में नोट भी करी थी। हाँ, मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम है तो इस वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ जाएगा। हाँ यस सर। और मास है तो वेट भी होगा, मास को जी से है तो मल्टीप्लाई वेट कर भी दो तो होगा। वेट। हाँ और वो वेट कहां पर एक्ट कर रहा होगा? तो पूरे लिक्विड का वेट कहां पे एक्ट करेगा? तो जाहिर है इस कंटेनर के सरफेस पे एक्ट करेगा या नहीं? सर आपने मास को किससे मल्टीप्लाई करने के लिए कहा? अभी आते हैं, अभी आते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वेट ऑफ लिक्विड अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? मास मल्टीप्लाइड बाई जी बेटा। और मास को मैं लिख सकता हूं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय जी। आपने मुझे बोला कि वॉल्यूम इज ए एच, लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय जी। टिल मी यहां तक बात समझ आई आपको? सर आपने एएच किसको लेट करा है? ओके वॉल्यूम, दिस इज हाँ, ये वॉल्यूम ना आपने ही बताया, मैंने नहीं बताया। वो A into H is the volume of the liquid contained in the container. यस सर, बट सर आपने ठीक, इसे जी से मल्टीप्लाई क्यों किया वेट निकालने के लिए? वेट निकालने के लिए जी से ही मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा। mg, वेट भूल गई आप? मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं। वेट इज द फोर्स विद व्हिच अर्थ इज अट्रैक्टिंग अ ऑब्जेक्ट। यस सर। अर्थ जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाता है वो कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। या स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ही तो है। तो इसीलिए जी से मल्टीप्लाई करेंगे ना। नहीं यस समझिए सर। आप अभी? सर समझ गए आप या आप नहीं समझे? सर आ गया। ठीक है, तो वेट है। मुझे एक बात बताइए, ये पूरा वेट कहाँ पे लग रहा होगा? मान लीजिए कि अगर आप ऐसे समझो ना, फिजिक्स को ऐसे समझो कि आप मान लीजिए कि आप किसी टेबल पे बैठे हैं तो आपका अपना कुछ वेट है ना, वो पूरा का पूरा वेट कौन संभाल रहा है आपका? हु विल बियर योर वेट इफ यू आर सिटिंग ऑन द टेबल? सर टेबल। टेबल, ऑब्वियसली बात है। कौन सा रॉकेट साइंस है, ये तो लॉजिकल है। जिसको फिजिक्स भी नहीं भी आती उसको भी पता है कि भाई अगर हम किसी भारी ऑब्जेक्ट को रख दें कहीं पर तो वो सरफेस पे उसका वेट लग रहा होगा। बात यस समझ सर। रही हैं आप? तो इसका मतलब इस लिक्विड का जो पूरा वेट है वो किस पे एक्ट कर रहा होगा? इस कंटेनर के सरफेस पे, जो लोअर सरफेस है इस कंटेनर का। हाँ सोच के यस देखिए आप। सर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो फोर्स ऑन द बेस ऑफ कंटेनर है, फोर्स ऑन बेस ऑफ कंटेनर, बेस ऑफ कंटेनर, मैं लिख देता हूं पूरी बात। ये जो बेस पे फोर्स लग रहा है वो एक्चुअली में वेट ऑफ द लिक्विड। नहीं आया? ओके, द फोर्स विद व्हिच अर्थ इज अट्रैक्टिंग, सो दैट इज द वेट। तो F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी। यही तो फोर्स लग रहा है बेस पे, कंटेनर पे। कंटेनर के नीचे वाले पोर्शन पे यही फोर्स लग रहा है ना बेटा। पक्का? ये बात ऐसी है कि आप लिक्विड, ऐसा समझो आप लिक्विड बन के कंटेनर के अंदर हो तो आप पूरा फोर्स कहाँ पे लगाओगे? उस कंटेनर के बेस पे। यस सर। तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर अभी बताया फोर्स बाई एरिया। तो यस सर। कंटेनर का एरिया कितना है? ए है। इसका मतलब आप क्या लिखेंगे? रो ए एच जी डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा तो रो जी एच आएगा या नहीं आएगा? या रो एच जी, जो भी कह लो आप। यस दिस सर। इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। ओके। मतलब अगर किसी भी लिक्विड को आप किसी कंटेनर में फिल करेंगे तो वो लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द सरफेस या ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर, दैट इज रो जी एच।
अब यही रीजन है कि आप समंदर के एकदम नीचे चले जाओ, सी के अंदर बिल्कुल डेप्थ में, तो जितना आप डेप्थ में जाओगे आप पे जो सी का मतलब वाटर का प्रेशर है वो उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। यस सर। बात समझ रहे हैं आप? जितना आप ऊपर आओगे प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वेट कम हो जाएगा। अब सोचो ना कि अगर हम लोग ग्राउंड पे हैं तो हम पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है या नहीं? हमारे ऊपर हमेशा जो गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर क्या है? यस सर। गैसियस एनवेलप है, तो ये इसका प्रेशर हम पे ही तो लगता है। जब हम माउंटेन पे जाते हैं तो ये प्रेशर सेम रहता है या डिक्रीज कर जाता है? व्हाट डिक्रीज हो हैपेंस जाता टू द, ऑब्वियसली लॉजिकल बात है ये तो। और यही डिक्रीज होता है जिसकी वजह से कई सारी चीजें होती है जो आप कहते हो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया या कम हो गया, जो भी होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के साथ एक वेरिएशन आ जाता है। फिर आपने ये भी देखा होगा कि अगर कभी माउंटेन बहुत ऊंचे पे चले जाओ आप, तो बहुत लोगों को दिक्कत होने लगती है ब्रीदिंग में, है। है ना? क्यों होती है? बिकॉज आप जो प्रेशर जो आप एकोमोडेट कर सकते हो या जो आपके लिए कंफर्टेबल प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है विच इज 1 एटीएम। जब आप ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो आपके बॉडी के जो आपके जो बॉडी को आदत हो गई है वो 1 एटीएम प्रेशर की और ऊपर प्रेशर कम हो गया। ठीक है, तो मतलब आपके बॉडी के अंदर का प्रेशर अभी भी 1 एटीएम है और बाहर का प्रेशर कम हो गया। तो होता क्या है, ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस आपके बॉडी के अंदर से ब्लड का फ्लो हो जाता है आपके नाक के थ्रू। ओके। बात समझे? दिस इज द रीजन। ठीक है, तो इसलिए आप जितने ऊपर जाओ, और क्यों होता है? क्योंकि आप जितना ऊपर जाओगे उतना आप पे जो गैस का वेट एक्ट कर रहा है वो कम होता जाएगा ना। मतलब अगर इस लिक्विड में मैं सबसे नीचे हूं तो पूरी लिक्विड का वेट मुझ पे लग रहा है। अगर मैं यहां पर पहुंच गया, यहां पर हूं, तो मुझ पे बस इतने पार्ट ऑफ द लिक्विड का वेट एक्ट कर रहा है। अगर मैं और ऊपर चला जाऊं तो इतने पार्ट वेट ऑफ द लिक्विड एक्ट कर रहा है मुझ पर। यार तो मैं नहीं आया। सर हाइट पे जाते दिन आर्टरीज बर्स्ट हो जाती हैं क्या? अब वो बायो में क्या होती है मुझे नहीं पता। अच्छा ओके। फिजिक्स फिजिक्स तो ये कहती है कि प्रेशर डिफरेंस होता है एंड दिस इज द रीजन। तो हो सकता है कुछ आर्टरीज के साथ होता हो, आई डोंट नो दैट। ओके। ये बात हमें समझ में आएगी कि प्रेशर क्या हो रहा है। तो मतलब जब हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा और लिक्विड में जब हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। क्लियर है? हाँ। ठीक है, एक और छोटी सी बात सुन लो प्रेशर के साथ। ये अगर कोई कंटेनर है तो बेटे ये तो वो प्रेशर हो गया जो लिक्विड इस बेस पे लगा रहा है, और इसकी अगर हाइट h है और लिक्विड की डेंसिटी रो है, तो ये जो लिक्विड यहाँ पर प्रेशर लगा रहा है वो कितना है? रो जी एच। करेक्ट है भाई बच्चे? है ना? दिस इज द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड विच इज कंटेन्ड इनसाइड इट। बट तुम सोचो कि लिक्विड, ये जो कंटेनर है ये खुला हुआ है, तो इस पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर इस पे भी तो लग रहा होगा। यस सर। सोच के देखो, है ना? तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लग रहा होगा ना इस पर। इसका मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड किस कहाँ ट्रांसफर करेगा? तो ये सर नीचे एटमॉस्फेरिक ग्राउंड प्रेशर को में। भी लिक्विड नहीं, मतलब बेस पे ट्रांसफर करेगा। ग्राउंड नहीं कहते, कंटेनर के बेस पे ही ट्रांसफर करेगा। इसका यस मतलब सर बेस अगर पे। हम नेट प्रेशर देखें तो टोटल प्रेशर कितना हो गया? पीए प्लस ऑफ रो जी एच। पीए ओके एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पीए इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपके एटमॉस्फेयर की वजह से लग रहा है। हाँ, अगर ये कंटेनर ओपन है तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर करेंगे। अगर कंटेनर ऊपर से क्लोज्ड है और उसमें लिक्विड भरी हुई है तो वी विल नॉट कंसीडर दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज इट इज क्लोज्ड। नहीं बस समझ, तो वो डायरेक्टली बट लिक्विड पे सर नहीं लग अगर रहा है। क्लोज हाँ। कंटेनर है हम्म। ओके देन कंडीशन क्या होनी चाहिए ना कि वो टॉप तक फिल हो। हाँ, टॉप तक फिल होता। अगर ये थोड़ा सा एम्प्टी है तो उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, अंदर जो गैस होगी ना, गैस जो भी गैस इंट्रैप हुई है जितना, उसका प्रेशर होगा। ओके। बट इट विल नॉट बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है? अच्छा, यस सर इसी में एक और एंड छोटी सी बात सुन। व्हाट इज द वैल्यू इसी ऑफ दिस रो? अच्छा रो दिस तो इज डिपेंड्स, डेंसिटी यस सर। density of the liquid, it depends, it will vary liquid to liquid. Atmospheric pressure is fixed and that is 1 atm. ठीक है? और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये 1 एटीएम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये केमिस्ट्री में भी सुना होगा। यही आपका 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी भी लिखते हैं हम। दैट इज देखो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का जो प्रेशर है ना, 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मरकरी का प्रेशर, उसी के बराबर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। नहीं समझ आई बात? मतलब देखो हम कोई भी लिक्विड ले लें तो उसकी कुछ हाइट होगी तो उसका कुछ प्रेशर भी होगा। अगर मान लो कोई भी एक जनरल लिक्विड है जिसकी हाइट h है और डेंसिटी रो है, तो उसका प्रेशर क्या होगा? रो जी एच होगा या नहीं होगा बेटा? यस सर। अगर यही लिक्विड स्पेशली हम मरकरी ले लें, मरकरी, ठीक है,
तो मरकरी और ये हाइट मरकरी का 76 सेंटीमीटर अगर ले लें तो याद रखिएगा कि मरकरी के 76 सेंटीमीटर हाइट का जो प्रेशर है उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रेशर ड्यू टू द मरकरी ऑफ हाइट 76 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, इसीलिए हम बट इसको सर 76 हाँ इसमें कंटेनर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह कुछ मैटर नहीं करता? नहीं करता। अभी आते हैं उस बात पे। तो प्रेशर इज इक्वल टू 180 76। देखो प्रेशर में अगर आप कंटेनर का ये वो लिखा भी था ना आपने, तो ए से ए कैंसिल हो गया था ना, खुद सोचो आप, ओके, है ना। तो ए तो फाइनली कैंसिल ही हो जाता है, इसलिए प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। यस, फोर्स विल बी डिपेंडिंग ऑन दैट, बट प्रेशर डजंट डिपेंड्स। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से प्रेशर को कोई लेना देना नहीं है। लिक्विड का प्रेशर सिर्फ उसके हाइट पे डिपेंड करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। ओके, ठीक है, और इसी की वैल्यू एक और लिखी जाती है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये एक्चुअल वैल्यू है, बट इसको हम जनरली 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल या 1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल के भी यूज करते हैं। 1 पास्कल का मतलब हुआ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ आई बात? yes, अच्छा, sir. इसी में एक टर्म याद रखिएगा कि P माइनस ऑफ पी ए, ठीक है, इस वाले टर्म को विच इज इक्वल टू रो जी एच, इसको हम गॉज प्रेशर भी नाम देते हैं, गॉज प्रेशर। ठीक है, इसको एक नाम दिया गया है गॉज प्रेशर। Means और this इसमें जो rho ये पी gh is nothing but gauge गॉज pressure only. प्रेशर, गॉज प्रेशर, एंड अगर गॉज प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर दिया जाए तो दैट विल बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, गॉज प्रेशर में अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम ऐड कर दें तो वही क्या बन जाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। नोट करो। Done, sir. ठीक है, तो ये तो हुई प्रेशर। अच्छा, प्रेशर में याद रखिएगा कि जब हम नीचे जा रहे होंगे, लिक्विड में डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर पॉजिटिव लिया जाएगा, और जब लिक्विड में हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर में निगेटिव साइन लगाएंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप लिक्विड में नीचे जाएंगे तो प्रेशर पॉजिटिव, और जब आप लिक्विड में ऊपर जाएंगे तो प्रेशर को आप कैसा लेंगे, प्रेशर को आप निगेटिव लेंगे, क्योंकि नीचे जाने में प्रेशर इंक्रीज करता है और ऊपर जाने में प्रेशर, बोलो, डिक्रीज करता है। डिक्रीज करता है। ठीक है, चलिए साहब, ये तो हो गई छोटी सी बात ऑफ प्रेशर। दूसरी बात याद रखिएगा कि प्रेशर में अब हम दूसरी एक बात और बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसका नाम है बॉयंट फोर्स। तो शायद आपको चीजें समझ में आ जाए। बॉयंट फोर्स का दूसरा नाम अपवर्ड थ्रस्ट भी है। ठीक है, तो बॉयंट फोर्स, इसी का दूसरा नाम अपवर्ड थ्रस्ट है। अच्छा, एक बात और समझना कि इफ लिक्विड इज स्टैटिक, अंशिका, अगर कोई भी लिक्विड स्टैटिक है, मतलब वो फ्लो नहीं कर रही है, तो उस लिक्विड में हाइट के साथ तो प्रेशर का वेरिएशन होता है, बट अगर आप सेम हाइट पे हैं तो उस सेम हाइट पे एक्स एक्सिस के अलोंग देयर विल बी नो चेंज इन प्रेशर। मतलब सेम हाइट पे प्रेशर की वैल्यू विल बी सेम एट एवरी पॉइंट। So please नहीं repeat. समझे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फॉर स्टैटिक लिक्विड, फॉर स्टैटिक लिक्विड एट द सेम हाइट द प्रेशर इज ऑलवेज सेम। मतलब अगर आप हॉरिजॉन्टली अगर आप लिक्विड में आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर वेरी करता है विथ हाइट और डेप्थ। Okay. ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे मान लो कि मैं आपसे कहता हूं यहाँ पर इस हाइट पे प्रेशर 10 पास्कल है, मान लो, तो इस हाइट पे कोई सा भी पॉइंट हम ले लें, कहीं पर भी ले लें, प्रेशर की वैल्यू 10 पास्कल होगी। अगर मान लो मैं आपसे ये कहता हूं कि यहाँ पर आके प्रेशर हमारा 12 पास्कल हो गया, तो इस हाइट पे कोई सा भी पॉइंट कहीं पर भी ले लूं मैं, प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, 12 पास्कल। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ठीक है, तो स्टैटिक लिक्विड में हमेशा याद रखिएगा कि प्रेशर एट द सेम हाइट विल ऑलवेज बी सेम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एक्सिस, इट ओनली डिपेंड्स ऑन वाई एक्सिस, ऐसे कह सकते हैं। चलिए साहब, बॉयंट फोर्स पे आते हैं। अब बॉयंट फोर्स बेसिकली होता क्या है, या अपवर्ड थ्रस्ट होता क्या है? तो आप सिंपल सी बात याद रखिए, बचपन से सुनते आ रहे हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी लिक्विड के अंदर इमर्स करिए, पार्शियली या कंप्लीटली, तो लिक्विड क्या करती है, लिक्विड उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, और उसी फोर्स को हम बॉयंट फोर्स कहते हैं या अपवर्ड थ्रस्ट कहते हैं। इस बात को आप ऐसे समझो, मैं फिर से तुमको ना फिजिक्स को ऐसे समझाता हूं, और ये जान लो कि मैं अच्छा समझाता हूं। ठीक है, बट क्योंकि टाइम की कमी है तो हम बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे, बट समझिएगा इस बात को जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। मान लो कि तुम और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड होगी ना कोई, है ना, तुम दोनों बहुत गहरे मित्र हो और कोई और नहीं है तुम्हारा दोस्त, तुम दोनों हो। अब उसमें कोई तीसरे की एंट्री हो जाए, तीसरी लड़की,
और वो तुम दोनों में अपनी जगह ढूंढे, तो हो सकता है कि तुम्हारा जेलसी फैक्टर ऐसा हो कि भाई उसको मतलब ये तुम एक्सेप्ट ही ना करने की कोशिश करोगे, नहीं हमारा जो वो है वो क्या कहते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसमें तीसरा जो है जबरदस्ती आ रहा है। हो सकता है, पॉसिबल है ना। उसी तरह से लिक्विड का मामला है। देखो ये लिक्विड अगर किसी कंटेनर में, तो ये लिक्विड अपना कंटेनर में हर जगह अपना फैला हुआ है, बिल्कुल सही। अब अगर इसमें किसी हम ऑब्जेक्ट को इमर्स करने की कोशिश करें, तो सोच के देखो ना, ये तो प्रैक्टिकल है कि जितने पोर्शन में ऑब्जेक्ट को इमर्स करने की आप कोशिश करोगे, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वहां से लिक्विड को हटाएगा, हाँ, यस सर। तभी तो अपनी जगह बनाएगा। ये बात लिक्विड को अच्छी नहीं लगती, वो नहीं चाहता कि तुम ऑब्जेक्ट उसके अंदर आए, वो चाहता है कि आपस में हम भाई भाई रहें, कोई बाहरी लोग ना आए, फॉरेन बॉडीज। क्लियर है। तो इसलिए वो लिक्विड क्या करता है, फोर्स लगाता है। और ये फोर्स किधर लगाता है, वो ऊपर अपवर्ड की तरफ, डायरेक्शन हमेशा में। ऊपर की तरफ। तो चाहेगा ना निकाल के फेंक दें इसको, ठीक है, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। और यही जो फोर्स है, इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, अपवर्ड थ्रस्ट या बॉइंट फोर्स। क्लियर हो गई बात, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। सर क्लियर है, हाँ बोलिए ना। सर जैसे ना अगर ये 2 लेयर्स तक, फॉर एग्जांपल अगर हमने वाटर को लेयर्स में डिवाइड कर दिया और जो ऑब्जेक्ट जी इमर्स्ड है वो 2 लेयर तक ही हो पाया है, देन उसकी बाकी नीचे की फॉर एग्जांपल 8 लेयर्स और है, तो 8 लेयर्स ही हाँ, एक्सर्ट कर पाएंगे ना? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होता। हाँ मतलब जो ऑब्जेक्ट, याद रखो कि ये बॉइंट फोर्स लगने के लिए देयर मस्ट बी सम लिक्विड अंडरनीथ द बॉडी। अगर बॉडी बिल्कुल सरफेस पे जाके बैठ जाए तो फिर बॉइंट फोर्स नहीं लगता। ओके। हाँ, नीचे लिक्विड का होना जरूरी है। मैं फिर से तुमको प्रैक्टिकल चीजें बता देता हूँ कि आपने सबमरीन का नाम सुना है, सबमरीन फ्लोट कर पाता है बिकॉज ऑफ दिस बॉइंट फोर्स। और आपको एक बात और मैं बता दूं कि आपका वेट एयर में जितना होगा, अगर आपको लिक्विड में रख दिया जाए तो आपका वेट इनसाइड द लिक्विड एयर के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। व्हाई सर? वाई, आई टेल यू। भाई आप अगर एयर में है तो आपका वेट है mg, ठीक है। यस सर। है ना, आप नहीं मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए, अगर आप खुद तो नहीं यस मान, है सर। ना। चलिए, अगर आपने इसको लिक्विड में रख दिया, इस ऑब्जेक्ट को लिक्विड में रख दिया, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर लिक्विड में रख दिया, mg तो लगे रही है, mg तो अभी भी लग रहा है। बट अलोंग विद दिस mg क्या हो गया, ऊपर भी एक फोर्स लगने लगा, बॉइंट फोर्स। सोच के देखो बेटा। अच्छा, ओके सर, जो नेट फोर्स हो जाएगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, कम हो जाएगा, जाहिर है दोनों अपोजिट, तो इसलिए आपका जो फोर्स आपको फील होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पानी में जाके रख दो, पानी में उसको बाहर निकालोगे तो आपको थोड़ा हल्का लगेगा, जैसे ही वो एयर में आएगा ना तो आपको उसका वेट थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा महसूस होगा। ठीक है, ऑल बिकॉज ऑफ दिस बॉइंट फोर्स। और बॉइंट फोर्स लगने के लिए ऑब्जेक्ट के नीचे लिक्विड का होना जरूरी है। अब देखो, अगर कोई सबमरीन या कोई भी चीज समंदर के अंदर बिल्कुल बेड ऑफ द सी पे जाके बैठ जाए, बेड ऑफ द सी पे, बेड ऑफ द सी पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जाके बैठ गया, तो उसको निकालना इज वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। ये बात समझ में, अगर वो थोड़ा ऊपर है तो वो थोड़ा आसानी से निकल जाता है, बिकॉज बॉइंट फोर्स हेल्प्स यू। एक मिनट रुकना। हाँ जी अंशिका, बेटा ये बात आपको समझ में आ गई? यहाँ तक यस। बॉइंट फोर्स का कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ तक का क्लियर है। तो अब ये जो बॉइंट फोर्स लगता है उसकी भी तो कुछ वैल्यू होगी ना। तो एक बात तो समझ में आ गई कि लिक्विड में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इमर्स करेंगे पार्शियली या कंप्लीटली, तो उस पर बॉइंट फोर्स लगेगा जिसको हम अपवर्ड थ्रस्ट करें, बट उसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू, है ना। और ये जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं, मैं कुछ लिखा नहीं रहा हूँ, ये खुद आप पढ़ेंगी। ये जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं जिस प्रिंसिपल से, उसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सुना है कभी नाम आर्किमिडीज का?
Yes, he sir. was a royal scientist. ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज ने क्या प्रिंसिपल दिया, बहुत आसान सा है, जल्दी से सुन लो, समझ आ जाएगा। आर्किमिडीज ने बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स लगाता है लिक्विड जितना वो वेट ऑफ द लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। नहीं, ये बात समझिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं इमर्स करूंगा लिक्विड के अंदर, तो वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह बनाने के लिए वहां से लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा या नहीं? पहले हाँ ना बोलो। अच्छा, जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ना, लिक्विड नहीं, वेट ऑफ द लिक्विड विच इज डिस्प्लेस्ड, यस सर। उसी के बराबर उस पर फोर्स लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 3 दोस्त थे, ठीक है, एक चौथा आया और 3 ए बी सी आर फ्रेंड्स, डी आया, बट डी ने बी को रिप्लेस कर दिया, तो बी दुश्मन हो जाएगा ना। तो डी के साथ दुश्मनी कौन करेगा? ए और सी तो नहीं करेगा, बी ही तो करेगा। सोच के देखो ना, ऐसे समझने है ना। तो उसी तरह से जो लिक्विड वहां से हटा है उसी को तो गुस्सा आया हुआ ना सबसे ज्यादा, तो वही लिक्विड फोर्स लगाएगा। अब वो कितना फोर्स लगा सकता है, उसकी औकात क्या है? तो उसकी औकात उसके अपने वेट के बराबर है भाई, वो उतना फोर्स लगाएगा जितना उसका वेट डिस्प्लेस हुआ है। समझे आप कुछ कुछ? यस तो सर। हमेशा इस बात को याद रखिए कि जितना लिक्विड का वेट डिस्प्लेस होता है उतना ही बॉयंट फोर्स बॉडी पे एक्ट करता है। अब आते हैं दूसरी बात पे। तो सर इसी बात को आर्किमिडीज ने शो किया था, और आपने सुना होगा एक बड़ा फेमस सा वो बड़ी फेमस ये स्टोरी है, यूरेका यूरेका टर्म आपने सुना होगा, है ना। ठीक है, तो दैट वाज बेसिकली द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए हम कोई एक ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लेते हैं, या कोई एक बॉडी अज्यूम कर लेते हैं जिसकी यहां से जो हाइट है लेट दैट बी h1, और बेटे यहां से इस ऊपर वाले सरफेस से इसके बॉटम की जो हाइट डेप्थ है वो h2 है, और इस बॉडी की जो लेंथ है वो l है, इस बॉडी का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो रो है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो, और डेंसिटी ऑफ बॉडी, जिस बॉडी को आपने इमर्ज किया उसकी भी तो अपनी डेंसिटी होगी। ये बेटा डेंसिटी ऑफ बॉडी मान लेते हैं कि इट इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये जो बॉडी है, मुझे एक बात बताओ, इसके ऊपर भी लिक्विड है और इसके नीचे भी लिक्विड है, बोलो। तो एक ऊपर वाली यहां पर भी कुछ प्रेशर इस पे लगेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे जो प्रेशर है और इस पॉइंट पे प्रेशर है सेम होगा या अंशिका अलग अलग होगा? सोच के देखो। सर डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा, बिकॉज बोथ आर एट डिफरेंट हाइट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है इसको सरफेस 1 कह लो, इस सरफेस 2 कह लो, तो दोनों पॉइंट का प्रेशर डिफरेंट है, और बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर देयर विल बी फोर्स एक्टिंग ऑन दिस टू सरफेसेस। तो मान लो इसको हम फोर्स F1 कह लेते हैं, और इधर से जो फोर्स लगेगा वो F2 लगेगा। F1 क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर एट द फर्स्ट सरफेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया। भाई प्रेशर फोर्स बाई एरिया होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया नहीं होगा? यस सर होगा। पक्का ना? हाँ होगा सर। चलिए ठीक है, अब प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं? तो अभी हमने पढ़ा है रो जी H1 मल्टीप्लाइड बाई, भाई प्रेशर किसका है? लिक्विड का ही तो है, और कौन सी लिक्विड का? जो H1 हाइट की लिक्विड है। नहीं आया, अभी पढ़ा था ना रो जी H। सर ये तो पढ़ा था, इससे पहले ना ये कंसेप्ट समझ नहीं आया कि आपने यहाँ पे क्या करा, एक कंटेनर में एक बॉडी को पार्शियली कंटेनर में नहीं लिया, कुछ भी नहीं करा है। एक लिक्विड मतलब ऐसा समझो कि कंटेनर में हमने पानी भर दिया है, और वो पानी जो भरा हुआ है उसमें हमने एक सिलिंड्रिकल जग अंदर डाल दिया है। ओके। ठीक है, तो अगर हमने जग अंदर रखा है तो इस पे फोर्स लगेगा ना, एक नेट फोर्स तो ऊपर लगेगा, बट ये फोर्स लगेगा क्यों? नेट फोर्स ऊपर लगेगा। यस सर। जिसको अपवर्ड थ्रस्ट या बॉयंट फोर्स कहेंगे, वो तो नेट हो गया ना जो लगेगा, बट ये क्यों लग रहा है उस बात को हम समझ रहे हैं। कौन लगा रहा है, कैसे लगा रहा है? नहीं समझिए अभी। अरे हम लिक्विड में अगर इस ऑब्जेक्ट को रख दें, तो मुझे एक बात बताओ ना, इस ऑब्जेक्ट का एक ऊपर वाला सरफेस H1 हाइट पे है, तो यहाँ पर लिक्विड का प्रेशर कितना होगा? रो जी H1 होगा, मानते हो? पहले ये बताओ। यस सर। ठीक है, और इसी तरह से जो जो वो इसका दूसरा वाला सरफेस कितने हाइट पे है? डेप्थ पे है, H2 पे। तो यहाँ पर भी इस डेप्थ पे कितना प्रेशर लग रहा होगा लिक्विड का? तो लिक्विड का प्रेशर P2 मल्टीप्लाइड बाई ए, फोर्स के टर्म्स में अगर मैं लिखूं, तो प्रेशर इज रो जी H2, टेल मी यस और नो, मल्टीप्लाइड बाई एरिया। यस सर। अब देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो सिलेंडर हमने रखा ना, उस पे लिक्विड की वजह से 2 फोर्स लग रहा है। ऊपर वाले सरफेस पे एक फोर्स लग रहा है F1, और नीचे वाले सरफेस पे एक फोर्स लग रहा है F2, और इन दोनों फोर्स का जो डिफरेंस है ना, वही नेट फोर्स है जो इस पे लगेगा।
नहीं है बात समझ। ओके मतलब बॉइंट फोर्स बेसिकली क्या है? बॉइंट फोर्स बेसिकली F2 माइनस ऑफ F1 है। बॉइंट फोर्स एक नेट अपवर्ड फोर्स है ना? वो नेट अपवर्ड फोर्स क्यों लग रहा है? वो इन दोनों फोर्स का डिफरेंस है जो लगता है। नहीं आया, नहीं आया सर। यहाँ पे F2 फोर्स बड़ा होगा ना, मतलब सर जाहिर है जैसे कि अभी आपने क्यों बड़ा होगा? क्यों बड़ा होगा? क्योंकि ये जो नीचे वाला सरफेस है वो ज्यादा डेप्थ पे है, तो जितना हम डेप्थ में जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। सर जैसे अभी आपने कंसेप्ट दिया था ना कि वाटर में जैसे किसी बॉडी का हम्म वेट कम हो जाता है, हम्म तो सर वहां पे भी तो यही दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, F1 एंड F2, जैसे F1 हम्म। इज mg एंड F2 इज योर पॉइंट फोर्स। हाँ तो F1 नहीं 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 नहीं, अब वो तो हम इन दोनों के नेट, अब मतलब ये मान लो कि मैं ये कह रहा हूँ कि ऊपर से 10 न्यूटन लग रहा है और नीचे से 30 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, और एक mg भी लग रहा है। mg इज डिफरेंट फ्रॉम दीज फोर्सेस। तो जब हम पॉइंट नाम ले लेते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों का डिफरेंस लिख देते हैं 20 और ये mg। तो मैं नहीं समझ में आया, ये जो फोर्स है, ये फोर्स का डिफरेंस, उसको जो पॉइंट फोर्स हमने कहा है ना, तो अब ये दो फोर्स हम नहीं शो कर रहे होते हैं, इन दोनों को हम एक ही फोर्स से रिप्लेस कर देते हैं जिसका नाम है पॉइंट फोर्स। तुम अभी भी नहीं समझी यस भाई। सर। मैं आपसे कहूँ mg, मैं अभी दिखाता हूँ, तुझे कंफ्यूजन हो गई है थोड़ी सी। मैं अभी mg यहाँ पर अभी लग रहा है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ओके। ठीक है। बट बॉइंट फोर्स क्या है? बॉइंट फोर्स है द डिफरेंस ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू द लिक्विड, का नाम है बॉइंट फोर्स। नहीं आ रहा? अरे लिक्विड के ऊपर वाले सरफेस पे भी फोर्स, मतलब बॉडी के ऊपर वाले सरफेस पे भी लिक्विड फोर्स लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, पहले ये बताओ। यस सर। नीचे वाले पे भी लगा रहा है, यस सर। तो नेट फोर्स क्या लग रहा है? कैसे निकलेगा? फॉरगेट सर अबाउट नीचे वेट वाला अभी। ज्यादा होगा तभी वो बॉडी को अपवर्ड पुश कर देता है। तभी अपवर्ड पुश करता है ना? तो इसका मतलब F2 माइनस ऑफ F1 इज द नेट फोर्स ड्यू टू द लिक्विड व्हिच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। टेल मी यस और नो। नेट फोर्स ड्यू टू द लिक्विड। यस सर। पक्का? यस सर। ये बात तुम्हें समझ, इसका नाम है बॉइंट फोर्स, ठीक। अब अगर ये mg, ठीक है, इस बॉइंट फोर्स के बराबर होगी, तो बॉडी लिक्विड के अंदर रह लेगा या नहीं रह लेगा? सोच के देखो। ये तो हो गया, इसका रिजल्टेंट हो गया जिसको नाम दिया हमने बॉइंट फोर्स। अगर ये बॉइंट फोर्स और mg दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो बॉडी अंदर पड़ी रहेगी ना चुपचाप। यस सर। अगर बॉइंट फोर्स ज्यादा हो गया तो बॉडी ऊपर नहीं चली जाएगी। यस अगर सर। mg ज्यादा हो गया तो बॉडी डूब नहीं जाएगी। तो अगर यस मान लो सर। मैं एक कंडीशन मानता हूं जिसमें बॉइंट फोर्स और mg दोनों बराबर हों, ठीक है, इफ bf दैट इज बॉइंट फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू mg, कह सकता हूं ये तो बॉइंट फोर्स mg को बैलेंस कर रहा होगा। नहीं आया? ठीक सर है, आ तो गया। चलो हाँ, तो कंफ्यूज नहीं करते आपको, पहले तो मैं बॉइंट फोर्स सिर्फ निकालना है ना। F2 की वैल्यू ऊपर देखिए क्या है, रो जी एच टू माइनस ऑफ रो जी एच वन, यही लिखेंगे आप, इनटू ए। नहीं समझ रही हैं आप? सर आ गया। पक्का? देख यस सर। लीजिएगा, कहीं नहीं समझ आया तो पूछेगा। H2 माइनस ऑफ H1 मल्टीप्लाइड बाई ए, ऐसे लिख सकती हैं आप। यस सर। H2 ये पूरा माइनस ऑफ H1 ये पूरा, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो ये L रो जी L इंटू ए लिख सकते हैं। यानी देखो तो H2 माइनस ऑफ H1 लेंथ ही तो है, देखो ये बॉइंट फोर्स है। अब ये बॉइंट फोर्स है, अभी यहां तक पहले नोट करो। सर डन। ये बॉइंट फोर्स किसको बैलेंस करेगा? बताओ अंशिका। इस बॉडी को अगर रोके रखना है तो बॉइंट फोर्स किसके mg को। बराबर होना चाहिए? बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। तो बॉइंट फोर्स mg, तो चलो हम mg निकालते हैं। mg मतलब mg इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी, यही मतलब है ना। और यस वेट सर। ऑफ बॉडी को हम क्या लिख सकते हैं? मास मल्टीप्लाइड बाई जी। मास को यस हम क्या सर। लिख सकते हैं? मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई जी, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। यस सर। अब बॉडी की डेंसिटी कितनी है? तो देखो मैंने माना हुआ है सिग्मा। बॉडी का वॉल्यूम कितना है? तो ए उसका एरिया है और एल उसकी लेंथ है, तो ए इंटू एल यस सर। इंटू जी। पक्की बात है? ओके।
यहाँ तक समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात पे ध्यान से देखो, बॉइंट फोर्स अगर ये दोनों बराबर हो गए तो बॉडी रुकी रहेगी, अगर ये बराबर नहीं होंगे तो बॉडी ऊपर चली जाएगी। पक्का है? यस सर। ठीक है। और बॉइंट फोर्स को देखो, अब मैं तुम्हें एक बात पे लाता हूं, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यस सर। LA इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जो यस सर। अंदर है। ठीक है। तो जितना बॉडी का वॉल्यूम अंदर आएगा उतना ही तो लिक्विड डिस्प्लेस होगा, सोच के देखो। यस सर। हैं? अगर मान लो 10 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है तो 10 मीटर क्यूब का लिक्विड डिस्प्लेस होगा, 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम है तो 5 मीटर क्यूब का लिक्विड डिस्प्लेस होगा। इसका मतलब अगर मैं बहुत अच्छे से बॉइंट फोर्स के फॉर्मूले को देखूं तो मुझे एक बात समझ में आती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ये, मल्टीप्लाइड बाय ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी है। क्या है बेटा ये? एल एक्चुअली में इसी बॉडी का तो वॉल्यूम है। हाँ। ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय जी है। सोच के देखिए। यस सर। और मुझे ये भी मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। भाई जितना आप बॉडी का वॉल्यूम अंदर रखोगे उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा। यस सर। ठीक है। इसका मतलब मैं बॉइंट फोर्स को ऐसे भी लिख सकता हूं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाय जी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, इसका मतलब हो गया ये मास ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय जी। इसका मतलब ये हो गया कि वेट ऑफ द लिक्विड हो गया या नहीं, देखो तो। यही तो बोला था मैंने कि बॉइंट फोर्स कितना लगता है भाई, जितना लिक्विड का वेट डिस्प्लेस होता है। यस सर। तो वही फॉर्मूला आ रहा है, देखिए आप। आंसर प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए कि वो लिक्विड में जब एक बॉडी इमर्ज है तो उसका वेट कम क्यों है? हाँ, अब ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। यस सर। पहले ये नोट कर लिया आपने। अब मैं यस वेट सर। कम पे आता हूँ। अब देखो, ये बॉइंट फोर्स तो हमेशा लगेगा। ठीक है। अब मैंने किसी बॉडी को अंदर रखा और बॉइंट फोर्स जो इस पे लग रहा है वो, अच्छा, इस बॉडी का जो mg की वैल्यू है वो मान लो 20 है। ठीक है। और ओके। लिक्विड में रख दिया, और लिक्विड में रखने की वजह से एक इस पे एक नेट अपवर्ड फोर्स आया जिसका नाम है बॉइंट फोर्स, और उसकी वैल्यू है 5। ठीक है, ओके। लिक्विड के अंदर। तो अब आप इसका नेट नेट जो वेट महसूस होगा आपको, वेट एक्सपीरियंस्ड, वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे आप? mg को एक्सपीरियंस करेंगे आप, या mg माइनस ऑफ बॉइंट फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे? mg माइनस बॉइंट फोर्स। तो 20 माइनस ऑफ 5 15 हो गया ना। जबकि अगर एयर होता तो ये सिर्फ mg होता या नहीं होता? यस सर। ठीक है। तो ये जो एक नेट फोर्स लग रहा है ना, लिक्विड जो एक फोर्स लगा रहा है बॉडी पर और उसका नेट ऊपर की तरफ लगता है, वो रिस्पॉन्सिबल है वेट के कम हो जाने के लिए। बट सर यहाँ पे जो बॉइंट फोर्स लग रहा है, जो नेट बॉइंट फोर्स लग रहा है वो तो ऊपर कम लग रहा है ना, सो बॉडी तो नीचे से भी कम लग रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? ये पहले सिर्फ ये mg था। ठीक है भाई, मैं आपसे कहूं कि आपके पास 100 रुपए थे, भले मैं 1 रुपया निकाल दूं उसमें से, भले कम निकाला, बट आपके पास कम हो गया, नहीं हुआ? यस सर। तो वही बट बात सर हो रही है ठीक है, बट देन बॉडी हाँ, नीचे लेकिन ये सेटल हो जाएगी। इक्विलिब्रियम में रहेगी, ये आप कहना चाह रही हैं कि ये अंदर रुकी रहेगी कि नहीं रहेगी? ये यस एक सर। क्वेश्चन हो सकता है। नहीं रहेगी, वो ऊपर आ जाएगी, वो एक अलग बात है। बट जब तक वो ऊपर नहीं आई तब तक उसका वेट कम है या नहीं? यस सर, कम है। मतलब ऊपर नहीं बल्कि नीचे आएगी, सॉरी। उसका वेट हम्म। ज्यादा है, mg ज्यादा है, पॉइंट फोर्स कम है, तो ये डूब जाएगी बॉडी, वो एक अलग बात है। यस सर, पर यही जब तक क्वेश्चन नहीं था। डूबी तब तक उसका वेट कम रहेगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर किसी बॉडी का पे लगने वाला पॉइंट फोर्स ज्यादा हो जाए और mg कम है उसके कंपैरिजन में, तो फिर वो बॉडी ऊपर चली जाती है। नहीं समझी? यस सर, क्योंकि पॉइंट फोर्स ज्यादा हो जाएगा जाहिर देन बात है। mg। तो अगर, हाँ, पॉइंट फोर्स अगर mg से ज्यादा हो गया तो बॉडी ऊपर चली जाएगी। बट पॉइंट सर फोर्स अगर इसका mg से मतलब कम उसमें हो गया, वेट, सर इसका मतलब जो उसमें वेट था, फॉर एग्जांपल पहले 20 था तो अब क्या 0 वेट हो जाएगा? पर 0 तो नहीं हो सकता ना। जीरो कहाँ बोल रहा हूँ मैं, वेट तो 15 है। नो सर, अगर पॉइंट फोर्स ज्यादा हो गया तो। नहीं नहीं, तब भी जीरो नहीं होगा। तो अगर मान लो पॉइंट फोर्स mg से ज्यादा हो गया, मतलब mg 20 है, पॉइंट फोर 25 हो गया, तब भी तो वेट 5 आ ही रहा है ना। ओके। जीरो तो तब होगा जब दोनों बराबर हो जाए, मतलब वेट फील होगा, कुछ भी नहीं, हल्का एकदम, कोई वेट फील नहीं होगा जब आपका ये दोनों बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। ओके सर। ठीक है। यस सर। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।